आपने ये वाला गाना जगुआर कार के ऊपर जरूर सुने हैं। एक ऐसी लग्जरी कार कंपनी के बारे में जो अपने ग्लोरियस पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कई उतार चढ़ाव से गुजरी हुई है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जगुआर के बारे में। हाल ही में जगुआर ने अपनी नई स्ट्रेटेजी, नई लोगो और नई शानदार कॉन्सेप्ट कार पेश की है। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये नई स्ट्रेटेजी जगुआर को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगी या फिर यह कंपनी कोई और गहरे संकट में धंसने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जगुआर की नई स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे और यह जानने वाले हैं कि ये कदम उनके लिए सही है या फिर एकदम से गलत। अभी एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम पास्ट में चलते हैं। जगुआर की शुरुआत होती है 1922 में। इसकी स्थापना सर विलियम लॉरेंस ने की थी। शुरुआत में यह कंपनी मोटरसाइकिल साइड कार बनाया करती थी, लेकिन बाद में यह लग्जरी कारों की दुनिया में छा गई। जगुआर ने अपने शानदार डिजाइन, पावरफुल इंजन और लग्जरी फीचर के दम पर दुनिया भर में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई। 1960 और 1970 के दशक में जगुआर ई टाइप जैसी कारों ने कंपनी को लेजेंडरी कंपनी बना दिया, लेकिन समय के साथ जगुआर को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने कई बार मालिक बदले और इसका असर उनके प्रोडक्शन और ब्रांड इमेज पर बहुत बड़ा पड़ा। अब वैसे तो हुई ये सब पास्ट की बातें, अब यहाँ पर हुआ यू है करंटली। अभी से 2 महीने पहले जगुआर ने ये एड शूट किया और यहाँ पर यूट्यूब में ये प्रोमो वीडियो डाला। और इस प्रोमो वीडियो में जब से अपना नया लोगो दिखाया है ना जगुआर ने, तब से लोगों के मन में बहुत बड़ा भड़ास बढ़ा हुआ है और लोग यहाँ पर जगुआर को लेकर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। जगुआर का यहाँ पर जो ये प्रोमो वीडियो है जिसका नाम है कॉपी नथिंग, इसको लगभग 3.8 मिलियन व्यू मिले हैं पूरे 2 महीनों में। और इसमें यहाँ पर 45,000 लोगों ने लगभग कमेंट किया है और उन 45,000 में से ज्यादातर तो कमेंट नेगेटिव कमेंट है, जिसको आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर इन सभी कमेंट्स के अलावा टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने भी ट्वीट ये किया है, कहा है कि डू यू सेल कार्स, यानी कि यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से तंज कसा है कंपनी को। अब यहाँ पर असल में अगर देखा जाए तो जगुआर के इस कमर्शियल वीडियो से सभी के सभी सदमे में हैं। और जब 2 दिसंबर के दिन उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट कार को लॉन्च किया, यानी कि दिखाया लोगों को, तो सबके अंदर सदमा और भी बढ़ गया था। इवन तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन फिर भी इसका डिजाइन एकदम वाहियात है। और जगुआर की कार कभी भी इतनी ज्यादा वाहियात नहीं रही है। असल में यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जगुआर ने ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये कदम आखिर लिया ही क्यों, और इतना अजीब सा माहौल अपने लिए क्यों क्रिएट किया है यहाँ पर। और क्या लगता है कि ये सब करने से जगुआर फिर से खतरे में आ गई है? इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने ही वाला है, लेकिन इससे पहले ये जान लो कि जगुआर पिछले कुछ सालों में बहुत सारी दुविधा में फंसी हुई है, जिसके चलते पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने कोई भी एक नया कार लॉन्च नहीं किया है। और जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल इनके पास अवेलेबल है ना, वो उनकी प्रोडक्शन भी आमतौर पर अगर देखा जाए तो अभी बंद ही है। और यहाँ पर जो इनकी ई पेस और आई पेस ईवी कार है ना, उसको इन्होंने किसी दूसरे स्वीडिश कंपनी को प्रोडक्शन के लिए दिया था, जो कि दिसंबर 2024 में खत्म हो चुका है। यहाँ पर जगुआर ने एक डिसीजन लिया है कि वो अगले 1 साल तक ना कोई कार बेचेंगे ना ही बनाएंगे। अब ये सिचुएशन उनके लिए या फिर एक डिसीजन उनके लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है, वो आने वाले टाइम पे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर इसके पीछे उनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो लगातार फेल हो रहे थे, यानी कि लगातार कंसिस्टेंटली फेलियर। और अगर इस फेलियर की बात की जाए तो ये फेलियर आज का नहीं है। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में समझते हैं कि किस लेवल की प्रॉब्लम से ये कंपनी यहाँ पर जूझती आ रही है, जिसकी वजह से इन्हें ये नया करतूत करना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर जगुआर का इतिहास मैंने शुरुआत में आपको थोड़ा सा बता ही दिया था, उसको जाके फिर से सुन लो अगर सुनना है तो। उसके बाद से कहानी मैं बताता हूँ। जगुआर अपने शुरुआती सालों में लो वॉल्यूम लग्जरी कार कंपनी हुआ करती थी, जो कि फरारी और ऐसी बहुत सारी कंपनीज के मुकाबले में बहुत ही कम प्राइस पॉइंट पर अपनी गाड़ियां बेचा करती थी, लेकिन बहुत अच्छे लुक्स, वैरायटीज वगैरह दिया करती थी। जगुआर की कारें हमेशा से बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी और अर्ली 60s में आई इनकी ई टाइप तो और भी ज्यादा अच्छी लगा करती थी। और ऐसा एंजो फरारी ने खुद बोला था यहाँ पर, जो कि फरारी के फाउंडर थे। जगुआर ने अपने इनिशियल डेज के अंदर दुनिया की बहुत तेज कार बनाई। जगुआर अपने इनिशियल डेज में बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी और यहाँ पर इनके लिए लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। और इनके साथ कई तरीके की दिक्कतें भी सामने आ रही थी, की वजह से 1965 में इस कंपनी को ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मिक्सअप कर दिया गया, यानी कि कोलैब कर दिया गया, जिसको आगे चलकर ब्रिटिश लेलैंड कहा जाने लगा। और एक्चुअली यहीं से, यानी कि इसी मर्जर के बाद इस आइकॉनिक ब्रांड का डाउनफॉल चालू हो गया। ब्रिटिश लेलैंड के अंदर कई सारे ब्रांड आया करते थे और वो सारे के सारे ब्रांड सफर कर रहे थे, और उनके सफर करने के पीछे सबसे बड़ा मेन रीजन था अनरिलायबिलिटी एंड रियली बैड फिनिशिंग एंड फिटिंग, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर जगुआर के साथ भी होता है। ब्रिटिश लेलैंड के अंदर जगुआर की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा हद तक खराब हो चुकी थी और इनकी गाड़ियां यहाँ पर बिकनी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। ब्रिटिश लेलैंड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में था, इसीलिए वो डाइल्यूट हो गया था। और इसके बाद यानी कि कुछ सालों तक जगुआर एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर काम कर रही थी, और इस इंडिपेंडेंट वर्क के अंदर इस कंपनी की हालत यहाँ पर और भी ज्यादा खराब हो गई और ये कंपनी यहाँ पर बैंकरप्सी के कगार पर आ गई थी, जिसके चलते 1989 में जगुआर को फोर्ड ने खरीद लिया था। फोर्ड के अंदर जगुआर में बहुत सारे बदलाव किए गए। फोर्ड ने यहाँ पर जगुआर को इंजीनियरिंग पर बहुत ही अच्छे और बेटर इंजन प्रोवाइड करवाए, लेकिन यहाँ पर इनकी बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही थी। फोर्ड के अंदर जगुआर की हालत और भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी, यानी कि और बद से बदतर हो गई, क्योंकि यहाँ पर फोर्ड ने जगुआर को एक हाई वॉल्यूम लग्जरी कार ब्रांड बना दिया था। जगुआर की कारें यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में मास प्रोड्यूस होने लगी और ऐसा करते करते फोर्ड ने जगुआर की कार्स में अपनी कार्स का मोटो इंजन, अपना इंजन एक्सचेंज करना या फिर उनके पार्ट्स को इधर को उधर करना, ये सब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जगुआर की सारी गाड़ियां बहुत ही मेन स्ट्रीम हो गई और इनके अंदर से वो अपीलिंग स्टांस हमेशा के लिए चला गया था, जो कि किसी भी लग्जरी कार ब्रांड के लिए बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए उसके साथ। तो इसके चलते यहाँ
यहाँ पर जैगवार बहुत ही भारी लॉसेस पे आ गई थी उस समय। फिर आता है 2008 का वो वक्त जब टाटा ने इसको फोर्ड से खरीद लिया था। अब यहाँ पर भी शुरुआत में इस कंपनी के साथ बहुत ही सारी दिक्कतें आई, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर रतन टाटा जी ने इसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स को डालकर जैगवार को एक मेन स्ट्रीम कार ब्रांड के तौर पर आगे लाया और इस कंपनी को बिना किसी रुकावट के काम करने दिया। और इसी वजह से मे भी जैगवार की डिजायरेबिलिटी आगे बढ़कर सामने आई और लोगों ने यहाँ पर जैगवार को फिर से खरीदना चालू भी कर दिया था। और सन 2018 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई सेल्स रिकॉर्ड की और इनकी 1,80,000 से भी ज्यादा यूनिट वर्ल्ड वाइड बिकी थी। लेकिन अपने पीक टाइम पर भी यहाँ पर जैगवार अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा पीछे हुआ करती थी। जैसे कि 2018 में जैगवार ने 1,80,000 यूनिट पूरे वर्ल्ड वाइड बेची थी, तब यहाँ पर उनके मुकाबले में BMW ने 21 लाख यूनिट बेची थी वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पर अगर मर्सिडीज की बात की जाए तो उन्होंने बेची थी 23 लाख यूनिट पूरे वर्ल्ड वाइड। देख रहे हो कितना बड़ा अंतर है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर सेल्स के मामले में जैगवार अपने कॉम्पिटिटर कंपनी से बहुत ही ज्यादा पीछे थी। इवन यहाँ की जैगवार की सिस्टर कंपनी यानी कि लैंड रोवर भी 3 से 4 लाख गाड़ियां आराम से एक साल में बेच दिया करती थी पूरे वर्ल्ड वाइड। यार यहाँ पर जो भी था, लेकिन कैसे भी करके जैगवार यहाँ पर सर्वाइव तो कर रही थी। यहाँ पर दिक्कतें अब आनी शुरू हुई जब 2023 में इसकी सेल्स यानी कि कंपनी की सेल्स 64-65 हजार से भी नीचे आने लगी थी। अगर यहाँ पर JLR ग्रुप को पूरी अच्छी तरीके से देखा जाए तो वो सिर्फ लैंड रोवर की वजह से सर्वाइव कर पा रहा है यहाँ पे। पर एक लंबे समय से अगर देखा जाए तो जैगवार अपने नुकसान पे बहुत ही तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। 2019 में जैगवार ने 3.6 बिलियन पाउंड्स का नुकसान करवाया था, जिस डेप्थ से वो आज तक भी उभर नहीं पाए हैं। और अगर टाटा के अंडर की बात की जाए तो वहाँ पर भी जैगवार लगातार नुकसान पे चल रही है और उसके पीछे यहाँ पर कुछ बड़े बड़े मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन की यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे आता है ईवी रिवोल्यूशन को मिस करना। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवीज पर शिफ्ट हो रही है। टेस्ला, BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड ने ईवीज में इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन जैगवार इस रेस में पीछे रह गया। इसका पहला ईवी मॉडल ई-पेस आया और टेस्ला और ऑडी से टक्कर नहीं दे पाया। अगर यहाँ पर दूसरी रीजन की बात करें तो वो है पुअर डिजाइन एंड इनोवेशन। लग्जरी कार सेगमेंट में हर ब्रांड इनोवेशन और डिजाइन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जैगवार के नए मॉडल्स पुराने डिजाइन और आउटडेटेड फीचर के साथ आए थे। इस वजह से कस्टमर BMW, मर्सिडीज और ऑडी की तरफ चले गए। यहाँ पर तीसरी रीजन की बात करें तो वो है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी इशू। जैगवार की बिल्ड क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमेशा एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। कस्टमर्स का ये रिपोर्ट करना है कि जैगवार की कार ज्यादा मेंटेनेंस डिमांड करती है और जो लग्जरी कार सेगमेंट में थोड़ी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। JLR का जैगवार XC और XF मॉडल फ्लॉप हो गए क्योंकि उनमें टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा थी। रीजन नंबर 4 की बात करें तो वो चाइना एंड ग्लोबल मार्केट में गिरती सेल्स। जैगवार की चाइना मार्केट में सेल्स 50% गिर गई है। यह मार्केट जैगवार के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स था और वहाँ ऑडी और BMW ने इसे पीछे छोड़ दिया। ब्रेक्सिट और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी जैगवार के डाउनफॉल में बड़ा फैक्टर रहा। और पांचवा यहाँ पर एक सवाल आता है कि टाटा मोटर्स की स्ट्रेटेजी क्यों फेल हुई। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या था वो रीजन? इसका रीजन ये था कि जब टाटा ने JLR एक्वायर किया तो उन्होंने जैगवार और लैंड रोवर को इंडिपेंडेंटली चलाने दिया, पर कॉस्ट कटिंग और मार्केट रिसर्च की कमी से कंपनी ग्लोबल ट्रेंड को मैच नहीं कर पाई। जहाँ पर टेस्ला जब फुल्ली इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे थे तो उस टाइम पर जैगवार सिर्फ हाइब्रिड और पेट्रोल डीजल कार में ही अटका हुआ था। जैगवार को अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो पिछले 40 सालों से सफर कर रही है और कस्टमर उनके पीछे नहीं बल्कि कस्टमर्स के पीछे वो भागा करते हैं आपके टाइम पर। यानी कि पिछले 40 सालों से ऐसा ही चल रहा है, कोई नई बात नहीं है अभी के टाइम पर। कंपनी सस्ती से महंगी हर तरीके की गाड़ी बना रही है, फिर भी अपनी कोई भी गाड़ी ये नहीं बेच पा रही है। साथ ही साथ उनके ऊपर वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल कार का भी थप्पा लगा हुआ है। सो इस वजह से वो इस आइडेंटिटी से भी अपनी छुटकारा पाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो था ना उसको डिलीट कर दिया और अपना लोगो तक वहाँ से बदल दिया और अपनी गाड़ी की जो पोजीशनिंग है ना मार्केट के अंदर उसको भी उन्होंने बदल दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो अपनी कॉन्सेप्ट कार का नाम रखा है ना उसको भी टाइप 00 यहाँ पर रखा है, जिसमें एक 0 यहाँ पर बताता है जीरो एमिशंस को और दूसरा 0 इनकी नई बिगिनिंग को बताया करता है यानी कि दर्शाता है। जैगवार अपनी नई आइडेंटिटी के साथ एक स्लोगन भी दोहरा रही है और वो है कॉपी नथिंग। दरअसल यहाँ पर ऐसा एक नारा जैगवार के को फाउंडर सर विलियम लायर ने भी दिया था। उसको कंपनी ने थोड़ा सा रिफ्रेश करके ये बोलना चाहा है कि अब वो दुनिया की ऐसी गाड़ियों को तैयार करेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिलायबल हो। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अब यही एक रास्ता बचा भी हुआ है और इसी वजह से मे भी उनकी कॉन्सेप्ट कार यहाँ इतनी पोलराइजिंग दिखाई देती है। जैगवार ने हमेशा से अपनी गाड़ियों को एकदम सुंदर दिखने वाली गाड़ियां बनाई है, लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी के ऊपर यानी कि इस कॉन्सेप्ट कार के बारे में ऐसी चीजें नहीं बोली जा सकती। यहाँ पर कुछ एंगल से ये गाड़ियां अच्छी दिखाई देती है, लेकिन इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ये बहुत वाहियात है। देखो पर्सनली यहाँ पर मेरा तो ये मानना है कि जैगवार जब भी इस गाड़ी का प्रोडक्शन मॉडल लेकर आएगी ना तो जरूर वो इस बात पर ध्यान देंगे कि वो गाड़ी बहुत ही अच्छी दिखाई दे और अच्छी तरीके से डिजाइन भी हो, क्योंकि यहाँ पर डिजाइनिंग ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जैगवार कंपनी की यानी कि इस ब्रांड की। तो उस पर सीधी सी बात है वो ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट कार को अभी इसलिए बनाया है ताकि वो पब्लिक के अंदर पब्लिसिटी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर डिजाइन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कलर्स की भी। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के नाम पर जो ये ड्रैग शो चला रहे हैं ना, ये सभी की सभी चीजें मात्र पब्लिसिटी गेन करने के लिए किया गया है। लेकिन आपके मन में यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों आखिर? और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा बिका करती है पॉजिटिविटी के मुकाबले में। यहाँ पर हो रहा था कि पब्लिक के बीच जैगवार की बात ही नहीं हो रही थी। पब्लिक यहाँ पर जैगवार के बारे में सुनना तक नहीं चाहती थी, यानी कि उसके बारे में जानना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में भी यहाँ पर जैगवार के पास यही एक रास्ता बच गया था अपनी पब्लिसिटी क्रिएट करने के लिए, जिससे वो लोगों की आई
कॉल्स को अपनी तरफ कर सकते थे, और मे भी वो कर भी दिया है उन्होंने। और यहाँ पर एक निर्धारित रिपोर्ट ये दिखाती है कि पिछले 5 सालों में इतना ज्यादा सर्च नहीं किया गया ना, उससे भी ज्यादा ही सेट के लॉन्च होने के बाद लोगों ने इसके बारे में सर्च किया है। तो देख ही सकते हो यहाँ पर आप नेगेटिविटी का फायदा। सीरियसली बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव था जगुआर का यहाँ पर, लेकिन ये उनके लिए वर्क कर गया। लोगों के बीच एक पब्लिसिटी क्रिएट भी हो गई, और आज के डेट में जगुआर के बारे में जो कार के बारे में नहीं जानते वो लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये आता है कि इस नई स्ट्रेटेजी के बदौलत क्या ये अपनी नई कार्स को बेच पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी है, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जिनका नाम है रोल्स रॉयस, बेंटली, जो कि ईवी कार बना रही है, वो भी नए प्रोडक्शन लेवल पर। तो उनको क्या ये कंपटीशन दे पाएगी, वो भी मात्र अपने नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट के दम पर। यहाँ पर इस बात का पूरा फैसला 2025 के एंड में ही होगा, जब जगुआर अपने गाड़ियों को अनवील करेगी, यानी कि अपनी नई गाड़ियों को। तो दोस्तों ये थी जगुआर की पूरी कहानी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों या फिर आपके साथियों के लिए उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक आती रहे। हमारे अगले वीडियो में हम एक दिलचस्प टॉपिक को लेकर आएंगे आपके पास। टिल देन, गुड बाय।